हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 360 डिग्री जॉब टारगेट एप्लीकेशन पे। और आज हमारी पहली क्लास है साइंस की ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और होप सो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। और मंडे से हमारा जो लाइव बैच है वो शुरू है। मंडे को जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 3:30 बजे की रहेगी। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इवनिंग में 3:30 बजे, ठीक है। इवनिंग में 3:30 बजे क्लास की टाइमिंग रहेगी। और अभी जो चैप्टर है अपना वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब है हिंदी में परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले एटम शब्द यानी एटॉमिक कहाँ से बना है? एटम से बना है। एटम यानी परमाणु। एटम यानी परमाणु। ये इस शब्द का, एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर हिंदी में बात करें तो डेमोक्रिटस, ऐसे लिखोगे, डेमोक्रिटस ने किया था, ठीक है। और इंग्लिश में डेमोक्रिटस, CRITUS, ठीक है। डेमोक्रिटस ने किया था। क्लियर इतनी बात? एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। इसने बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्ट है ये एटम। एटम जो है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी कण का सबसे छोटा पार्ट है। किसी भी कण का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा पार्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? एटम बताएंगे। अब परमाणु बनता किससे है? परमाणु बनता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। यानी इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? एक एटम बनता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि किसी भी, मतलब कि क्या पूछा जाए आपसे, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में बेसिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, बेसिक कण क्या होते हैं, मूल हिस्सा क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक इनके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियस बोलते हो, यानी नाभिक इसे आप कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? नाभिक। बहुत अच्छी स्टडी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। आप साथ के साथ नोट करते जाएं और आपकी ये नोट्स आपको सारी जिंदगी काम देंगे, ठीक है। नाभिक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि ये सेंटर पॉइंट है, इसको आपने क्या बोल दिया? नाभिक बोल दिया। इस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है, तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है बच्चे पॉजिटिव, ठीक है। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं जिन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके ये अगर आप मर्जी जितने इसके ऑर्बिट बना दो, जितने क्या बना दो आप, इसके कक्ष बना दो, ये न्यूक्लियस के चारों ओर जितने भी और घेरे होंगे उनको आप क्या बोलोगे? कक्ष बोलोगे। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या फिर कक्ष। हर कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। हर कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? समझ में आया? अब एक होता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इंग्लिश में भी आप बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियॉन्स बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो परमाणु के नाभिक में कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई? अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसकी नाभिक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर न्यूक्लियस? नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, हु डिस्कवर न्यूक्लियस। तो नाभिक की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी बच्चे? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। कौन से प्रयोग में, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था नाभिक की खोज के लिए? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या किया था बच्चे? इसने क्या किया था? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इंग्लिश में बात करें तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये किया गया था परमाणु की खोज के लिए। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा ये किया गया था। समझ में आई है इतनी बात?
ठीक है, अब इसने क्या लिया था, क्या क्या चीजें प्रयोग हुई थी, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं ये एक प्रोसेस बता दूं क्या होता है। ये एक चैम्बर है, ठीक है, लेड चैम्बर, क्या बोलते हैं इसको, लेड चैम्बर, या हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं शीशे का चैम्बर। लेड क्या होता है, शीशा, शीशे का चैम्बर, ठीक है। अब इसमें से किरणें निकल रही हैं, ठीक है, इसमें से किरणें निकल रही हैं, और यहाँ पे एक और चीज लगाई हुई है, स्क्रीन लगाई हुई है, जिंक की स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन बच्चे, जिंक की स्क्रीन, ठीक है, जिंक की स्क्रीन। और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड फॉइल का मतलब है सोने की पतली परत, सोने की पतली परत। अब यहाँ से बच्चे जो किरणें निकल रही थी, यहाँ से जो मतलब की किरणें आ रही थी, अब ये सोने की पतली परत है, ठीक है, इस पे इन किरणों को मतलब कि टकराया गया। तो ये पता चलता है कि जो यहाँ से जब ये किरणें यहाँ पे टकराई, तो इस स्क्रीन में से हमें कुछ किरणें यहाँ पे इस स्क्रीन में दिखाई दी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हर परमाणु के अंदर, यानी कि सॉरी, हर एक पार्टिकल का, हर एक एटम का, हर एक परमाणु का एक नाभिक होता है। जो नाभिक का क्या होता है, वेट होता है। नाभिक का क्या होता है, वेट होता है, भार होता है। अब जब ये किरणें टकराई गई तो भार कैसे पता चला, नाभिक का भार कैसे पता चला, नाभिक क्या होता है, ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि जब ये सेंटर वाला पॉइंट लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ से किरणें टकराकर वापस चली गई, क्योंकि ये यहाँ पे नाभिक था और इसका वेट था, किरणें क्रॉस नहीं कर पाई, और साइडों से, साइडें जो थी वो खोखली थी, इसीलिए किरणें क्रॉस कर गई। इसीलिए बोला गया कि नाभिक जो है होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है उसका वेट होता है। तो आपसे पूछा जाए परमाणु का भार कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो परमाणु का जो भार होता है बच्चे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो उसके नाभिक में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो किन किन चीजों का प्रयोग किया गया, लेड चैम्बर जिनमें से किरणें निकाली गई, अल्फा किरणें निकाली गई, और ये जो है ये एक जिंक की स्क्रीन लगाई गई है, और ये एक बीच में गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया गया है। समझ में आई है, ठीक है। अब कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी प्रयोग किए गए थे, रेडियो सक्रिय तत्व भी प्रयोग किए गए। इस प्रयोग में कुछ रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग भी किया गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी प्रयोग किया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी यूज किया गया इसमें। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे वो कौन से थे, जो रेडियो सक्रिय तत्व थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो कौन से थे। एक तो था पोलोनियम, ठीक है, कौन कौन से थे भाई, एक था पोलोनियम, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो कौन था, मतलब एक ही मेनली एक था। आप इसको याद रख लो, पोलोनियम। आपसे पूछा जाए कि इस प्रयोग में मेनली मुख्य रूप से किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया गया, तो आंसर क्या आएगा, पोलोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, पोलोनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नोट डालकर अब एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इन तीनों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एक आप ट्रिक याद रखेंगे, पगनचित। क्या ट्रिक याद रखेंगे, पगनचित। पै से क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोटॉन। गै से इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। नै से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने की थी। इत से, ई से क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन, और थ से इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने, ठीक है, किसने की थी, थॉमसन ने। क्लियर है, थॉमसन ने, क्लियर है, समझ में आ रही होगी इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन को, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, प्रोटॉन की खोज तो किसने की है, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ध्यान में रखना। अब पेपर में कई बार ऐसे आ जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वैसे तो गोल्डस्टीन का ऑप्शन आएगा, गोल्डस्टीन का ऑप्शन ना आए तो सेकंड आंसर जो प्रेफरेंस दे सकते हो आप, वो किसको दे सकते हो, रदरफोर्ड को दे सकते हो। किसको दे सकते हो बच्चे, रदरफोर्ड को दे सकते हो। समझ में आया है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट फिर बात करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, ये नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के अंदर क्या है बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई दो अलग अलग कण हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉन्ड
कोई ना कोई बंधन तो होगा ना इनके अंदर जो इनको बांध के रख रहा होगा। तो आपसे पूछा जाए किस फोर्स से ये आपस में जकड़े हुए होते हैं, किस फोर्स से ये आपस में बंधे हुए होते हैं, तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। किससे बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल से, दृढ़ नाभिकीय बल से, ठीक है, नाभिकीय बल से। क्लियर है इतनी बात? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर आपसे पूछा जाए कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है, तो आप बताएंगे जी इसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है, इसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियस ऊर्जा यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी होती है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी बच्चे? नाभिकीय ऊर्जा होती है। समझ में आई है? अगर आपसे पूछा जाए नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है, नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है, यानी कि अगर आपका पूछे कि रेडियस क्या होती है, मान लीजिए कि ये नाभिक है तो इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होगी इसकी, ठीक है, तो आप बताएंगे 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और ये बराबर होता है 1 फर्मी के। किसके बराबर होता है? 1 फर्मी के। 10⁻⁻15 मीटर जो है ये बराबर होता है 1 फर्मी के। समझ में आई है? तो नाभिक की जो ऊर्जा होती है वो स्टोर होती है, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा स्टोर होती है, और इसकी त्रिज्या का क्रम जो होता है, रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो बराबर होता है 1 फर्मी के। ठीक है, और फिर नाभिकीय त्रिज्या की एसआई यूनिट क्या होती है? फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, नाभिकीय त्रिज्या की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या बताएंगे बच्चे? फर्मी, जिसको आप डिनोट करते हो किससे? एफ से। होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये बेसिक पार्ट था इस चैप्टर को कवर करने के लिए, और ये आपने करना है। ठीक है, इस वजह से वैसे सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फ्रेश बैच है, ले लेते हैं क्लास 10 मिनट की। तो ये 10 मिनट की वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, और मंडे से क्लास आपको पता ही है 3:30 बजे प्रॉपरली चलेगी। ठीक है, अपनी डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगी लाइव। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।